जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक क्लासेज में। तो आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज का अगला वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं दोस्तों। हरियाणा टेक्निकल बोर्ड यानी एचएसएससी जो परीक्षा आयोजित करवाता है और जितने भी सेमेस्टर एग्जाम होते हैं वहाँ इनमें से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको छपे मिलते हैं दोस्तों। तो निमी के बुक से तैयार किए गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा लाइनमैन और SAWPO इलेक्ट्रीशियन सेकंड ग्रेड की जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले क्वेश्चन है। सेम परीक्षा में आपको छपे में मिलेंगे और विभिन्न प्रकार की परीक्षा में आए हुए भी क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज के 1 नंबर क्वेश्चन से हम बात करते हैं। वीडियो को पूरी देखना, लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और तमाम साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो साथी हरियाणा आईटी से संबंध रखते हैं और टेक्निकल वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। सेमेस्टर एग्जाम में भी आपको ये बहुत अच्छे काम आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आज के 1 नंबर क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि 32 एम्पीयर रेटेड केबल धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो सीधा सा हमसे ये पूछा गया है कोई 32 एम्पीयर की धारा वहन क्षमता वाली केबल है और रिवायरेबल फ्यूज से अगर हम इसको सुरक्षा प्रदान करें यानी इसमें लगने वाला फ्यूज़ है वो रिवायरेबल फ्यूज़ है तो कितने एम्पीयर का फ्यूज़ यहाँ पर लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो किटकैट फ्यूज़ होता है जो किटकैट एक फ्यूज़ के बारे में पूरी क्लास हमने सब्जेक्ट यानी थ्योरेटिकल रूप से बोर्ड पर लगा रखी है। बहुत जितने भी फ्यूज़ से क्वेश्चन बनते हैं कि जितने भी प्रकार के फ्यूज़ है जरूर आप उस वीडियो को देखना। तो किटकैट फ्यूज़ या रिवायरेबल फ्यूज़ या पुनः तारित फ्यूज़ इसको बोलते हैं। इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है एक फ्यूजिंग फैक्टर। और सबसे अच्छी महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हर वीडियो में सीखने को मिले। तो फ्यूजिंग फैक्टर होता है और किटकैट का होता है 0.81 यानी परीक्षा में आपको सिंपल से कई बार पूछ लिया जाता है रिवायरेबल फ्यूज या किटकैट फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है 0.81 होता है। तो यानी जितना भी आपको एम्पियर वाले केबल दे दे और रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर देकर उसका फ्यूज का मान यानी फ्यूज सुरक्षा गुणांक का मान पूछे तो हमें उसे केबल से यानी 32 एम्पियर इंटू 0.81 से गुणा कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर आता है लगभग 25 एम्पियर या 26 एम्पियर इसका राइट आंसर आता है दोस्तों। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर रहेगा सी। और एक होता है HRC फ्यूज HRC और एक होता है सर्किट ब्रेकर। इनका अगर पूछे 32 एम्पियर की या जितने भी एम्पियर की केबल देकर HRC या सर्किट ब्रेकर वाला फ्यूज लगाएं तो कितने इसका मान ज्ञात करने के लिए इनका फ्यूजिंग फैक्टर होता है वो जान लेते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर तो वो होता है इसका 1.23 इसको गुणा कर दिया जाता है उस केबल मान से यानी 32 को यहाँ पर 1.23 मान जो कि किसका है HRC और सर्किट ब्रेकर का फ्यूजिंग फैक्टर का मान है। तो 1.23 से गुणा करने पर इसका राइट आंसर लगभग 39 से 40 एम्पीयर के आता है। तो आपने एक क्वेश्चन से कुछ 3-4 क्वेश्चन सीखे दोस्तों। तो जो भी अपना सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हरियाणा में जो एग्ज़ाम होगा आपका लाइनमैन SAWPO का आपकी बार 70% थ्योरी यूनिवर्सिटी में रहने वाली है और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम तक करवाए जाएंगे। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। तो इस यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा 26 एम्पियर या 25 एम्पियर। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। पहले बात करते हैं SWG की फुल फॉर्म जो उसे वीडियो में हमने बताई थी। तो स्टैंडर्ड वायर गेज सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा कई बार परीक्षा में सिंपल सा पूछ लिया जाता है SWG की फुल फॉर्म। और इसका पहले राइट आंसर मान लेते हैं 0 से इस पर 36 का मान अंकित होता है। स्टील की एक वर्ताकार शक्ति होती है और तांबे की तारों का व्यास है नापने के लिए, तांबे की तारों का व्यास या माप नापने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। और एल्यूमिनियम के तारों का व्यास मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। सारी बातें आपको थ्योरी की क्लास में बताई गई दोस्तों, वो क्लास आप जरूर देखें। और हम बात करें जैसे 0 से 36 यानी 0 की ओर आने पर 0, 1, 2, 3 के आने पर तार का व्यास है वो मोटा होता जाता है, तार बड़े मान का होता है। और 36 की ओर आने पर तार का व्यास है वो सबसे छोटा होता जाता है, छोटा। तार की मोटाई मान बढ़ने पर यानी मान बढ़ने पर तार की मोटाई छोटी होगी यानी कम होगी और मान घटने पर तार की मोटाई बढ़ेगी। 3 नंबर अपना क्वेश्चन रहेगा इस तार जो जोड़ दिया गया इसका नाम हमसे पूछा गया है डायग्राम देखकर। तो इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, विभिन्न प्रकार के जोड़ हैं, इससे संबंधित आगे आपको सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। सारी एक क्लास बना दी जाएगी अलग से जोड़ की। क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से आते हैं, जैसे टेक्निकल हेल्पर DRDO में जोड़ से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस जोड़ का नाम हमें एरियल टेप, नोटर टेप या डुप्लेक्स क्रॉस टेप
तो इसका राइट आंसर रहेगा नोटेड टेप जोड़, यानी ओवरहेड लाइनों में इसका प्रयोग अब किया जाता है। नोटेड यानी गांठ लगा दी जाती है, ये भी नोट, नोट मतलब गांठ हो गई। और एरियल टैप जोड़ यानी टेपिंग निकाली गई है ओवरहेड लाइन से और नोड के साथ, यानी इसमें सॉरी नोट, नोट यानी इसको बोलते हैं गांठ, नोटेड। नोटेड टैप जोड़ टेपिंग भी है और गांठ भी लगाई हुई है, तो नोटेड टेपिंग जोड़ इस प्रकार है। एक डायग्राम को देखकर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों। और डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, आईटी के सेमेस्टर एग्जाम में भी आते हैं, आए हुए हैं और आगे आने की भी संभावना है। तो डायग्राम को अच्छे से देखिएगा और जहाँ भी कोई ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा नोटेड टेप जोड़। अगले क्वेश्चन अपना 4 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग वो किया जाता है? रेजिन, जस्ता क्लोराइड, साल अमोनिया, हाइड्रोक्लोराइड। तो गैल्वेनीकृत लोहा यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की बात यहाँ पर की है। GI यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए किस प्रकार का सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अब मैं बात करें जैसे तांबे के तारों पर, तो साल अमोनिया, या जैसे बात करें तांबे के तारों पर सोल्डरिंग के लिए साल अमोनिया या बेरोजा, बेरोजा, या एक और होता है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड नामक फ्लक्स का प्रयोग वो किया जाता है तांबे के लिए। गैल्वेनाइज्ड के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और आगे हम एल्यूमिनियम के बारे में बात करेंगे, अगले एक क्वेश्चन है उसमें। और अपना एक 5 नंबर है कि मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग है वो किया जाता है? तो डिप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन के साथ और सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो यानी मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य के लिए कौन सी सोल्डरिंग है वो डिप सोल्डरिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है दोस्तों। और अपना अगला क्वेश्चन है कि इस भूमिगत केबल में एक्स चिन्ह है से इंगित है जो भाग है इसका नाम बताइए। एक ट्रिक के माध्यम से हम थोड़ा इसको सीख लेते हैं। यानी कोप्पा, आपको सेम बातें आपको पहले समझ लेनी है। कोप्पा, शीथ, SEATH जो होता है शीथ, वो वाला शीथ है। और BAS यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म में बात करेंगे। ये क्या है? एक केबल या केबल के भागों का सीक्वेंस है ये, नीचे नीचे, यानी सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपके डाउट दूर हो जाएंगे इससे एक ट्रिक से। कोपा शीथ बस आपको याद रखनी है। CO कॉपर होता है एल्यूमिनियम। सीखने के लिए, समझने के लिए हमने यहाँ पर कॉपर लिया, यानी कॉपर या चालक भाग जो होता है तांबा, तांबा इसको बोल सकते हैं चालक भाग। यानी कॉपर या तांबे का जो चालक भाग होता है, नीचे नीचे पहले भाग आता है चालक, अंदर ही अंदर पहला भाग होता है चालक, जो ये रहा है चालक। उसके बाद में PA, चालक के ऊपर होता है पेपर, पेपर कॉपर आ गया, चालक भाग आ गया, एल्यूमिनियम का, तांबे का हो सकता है। और पेपर, उसके बाद में पेपर आता है। विभिन्न प्रकार के पेपर होते हैं हमारी लाइन में, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में इंसुलेशन चालक के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं पेपर। उसके बाद में आती है शीथ, यानी ये जो भाग होता है शीथ का होता है। शीथ होती है एक धात्विक कवच, यानी जो धातु होता है शीशा, लेड, यानी उसकी एक परत चढ़ाई जाती है। शीथ का प्रयोग हम नमी से सुरक्षा के लिए, यानी केबल की नमी से सुरक्षा के लिए हम केबल में शीथ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आता है आर्मरिंग, बेंडिंग, बेंडिंग आता है, उसका राइट आंसर रहने वाला है बेंडिंग। उसके बाद में आती है आर्मरिंग, जो ये रही आर्मरिंग। उसके बाद में सर्विंग, आर्मरिंग और सर्विंग इस प्रकार इसका क्रम रहता है। इन सबसे पहले कॉपर, चालक, चालक की सुरक्षा के लिए पेपर होता है, पेपर की सुरक्षा के लिए शीथ होती है, शीथ की सुरक्षा के लिए बेंडिंग होती है, बेंडिंग की सुरक्षा के लिए आर्मरिंग होती है। आर्मरिंग का एक पूरा टॉपिक हमने एक वीडियो में पढ़ा था, सब्जेक्टिव क्लास उस पर लगाई हुई है, उस वीडियो को देखना। आर्मरिंग यानी एक पूरा टॉपिक है, क्यों और किस उद्देश्य से कैसे की जाती है। उसके बाद में आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए सर्विंग की जाती है। लास्ट जो अपना सीक्वेंस रहता है केबल पर वो होता है सर्विंग का। इस प्रकार पूरा भाग हमने पढ़ा केबल का। XLP का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप हमसे पूछा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है और लगभग इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। XLPE यानी क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन इसका फुल फॉर्म है। और भूमिगत केबल में सर्विंग परत का उपयोग क्या है? सर्विंग जो हमने पढ़ा था BAS, बेंडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। तो यहाँ पर आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए सर्विंग का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? जो केबल की नमी ये नहीं होगा, यांत्रिक क्षति, धात्विक कवच को शरण यानी और प्रोटेक्शन, आर्मरिंग, यानी ये रहा इसका ऑप्शन 4 नंबर
राइट आंसर होगा। आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए, आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए हमें सर्विंग करते हैं। और भूमिगत केबलों में 2 टेस्ट होते हैं भूमिगत दोषों की जांच के लिए। अंडरग्राउंड जो केबल होती है, जैसे एक होता है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की जांच के लिए वार्ले लूप होता है, वार्ले लूप टेस्ट होता है। एक होता है मुर्रे लूप टेस्ट। तो यहाँ पर तो हमें पूछा गया लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है। तो जो डायग्राम बताया गया, इसमें हम इस डायग्राम के माध्यम से लूप टेस्ट में शॉर्ट सर्किट दोष अब केबल में ज्ञात कर रहे हैं। यानी ये जो डायग्राम दिखाया गया कि भूमिगत केबल का शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ दोष की जांच करने के लिए परीक्षण हम कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। जो जनरेशन यानी जीटी जो हमारे होते हैं, जनरेशन ट्रांसफार्मर, वहाँ पर जो उत्पादन संयंत्रों में केबल बिछाई जाती है वो किस विधि से, डक्ट से, हवा में रहकर लगाई जाती है, भवन के साथ या सीधे ज़मीन पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा हवा में रेक, यानी रेक इन एयर, जो कि लोहे की जीआई की वो होती है रेक, और उनमें ये केबलें लगा दी जाती है। हवा में रेक विधि का उपयोग हम उत्पादन संयंत्र में केबल बिछाने के लिए करते हैं। और तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये हमसे पूछा है तांबे की परमाणु की संरचना के आधार पर अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तांबे की। चांदी और एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनके विभिन्न प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं, जो रहने वाला है 1 नंबर ऑप्शन, यानी तांबे के परमाणु आबंध में, इसके आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होता है इसका राइट आंसर। अब बात करते हैं जैसे कार्बन का होता है, कार्बन का होता है 6, जर्मेनियम का पूछा था जर्मेनियम 32, और एक पूछा जाता है सिलिकॉन का, सिलिकॉन का 14। इस प्रकार अलग अलग, जैसे चांदी का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया, वो भी हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जो वीडियो देख रहे हैं बाद में देख रहे हैं। नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। नियॉन लैंप हो गया, फ्लोरोसेंट लैंप हो गया, सोडियम वेपर, मरकरी वेपर लैंप हो गया, इनमें जो गैस भरी जाती है नियॉन लैंप में, धारा प्रभाव का कौन सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये इसमें बनता है कि नियॉन लैंप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। धारा के उसमें प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, या गैस आयनीकरण प्रभाव पर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कि नियॉन लैंप में धारा का गैस आयनीकरण प्रभाव लागू होता है। यानी गैस का जब आयनीकरण होता है तो उसके वाष्पीकृत अणु है वो उस फिलामेंट से दूर जाते हैं और उस मतलब निर्वात में तीव्र प्रकाश पैदा करते हैं। तो गैस आयनीकरण प्रभाव के कारण वो नियॉन लैंप में धारा का प्रभाव होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई हमसे पूछ गई ओम, किलो, मिलियोम या मेगा ओम। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ये यहाँ पर कुचालक। अगर आपको समझ में आए तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई हमसे पूछी है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध हम मेगर से मापते हैं दोस्तों, और उसका मान उच्च होना चाहिए, यानी अधिकतम कितना मेगा ओम में होना चाहिए, मेगा ओम में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान होना चाहिए। तो इसका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा मेगा ओम। अगले क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, शायद 1 नंबर अपना क्वेश्चन था, वहाँ पर हमने बात की थी इसके बारे में। कार्ट्रिज फ्यूज, पूर्ण तार बांधने, और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और हाई रप्चरिंग कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों रिवायरेबल फ्यूज, पुनः तारित या किटकैट फ्यूज, या रिवायरेबल या किटकैट फ्यूज इसको बोल सकते हैं। कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, यानी ओवरलोड से, यानी धारा के कुछ ओवरलोड मान पर ये कार्य कर सकते हैं। सर्किट ब्रेकर और एचआरसी फ्यूज हो गया, कार्ट्रिज फ्यूज हो गया, ये क्या है धारा के बहुत ही कम मान, यानी थोड़े से मतलब 15-20% अगर धारा का निर्धारित मान से अगर ज़्यादा हो जाता है तो अपना कार्य कर देते हैं, परिपथ को तोड़ देते हैं। लेकिन रिवायरेबल फ्यूज है वो 100% ओवर करंट पर प्रचालित होते हैं। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा फ्यूज है वो धारा के 100% प्रचालन पर ही कार्य करता है, पहले नहीं करता। मतलब रिवायरेबल या किटकैट फ्यूज हमारे घरों में लगता है तो वो क्या है, धारा का 100% करंट ओवरलोड हो जाने पर ही प्रचालित होता है, इसके बाद में परिपथ को तोड़ता है। कई बार तो ये धारा के दुगने मान को भी सहन कर लेता है, तार अगर अधिक मोटाई का लगाया जाता है तो इसके लिए हमें तार है वो कम मोटाई का लगाना चाहिए। तो कौन सा उपकरण होगा, इसका राइट आंसर होगा रिवायरेबल फ्यूज है वो धारा के 100% मान पर ही कार्य करता है, ओवरलोड पर ही कार्य करता है।
अगले क्वेश्चन है कि शिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने तो किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो ओवरहेड लाइन जो होती है उनमें कई बार टेपिंग ली जाती है, लाइन पर मतलब समाप्ति का सिरा होता है, और कई बार लंबाई बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार के जोड़ हम काम में लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु स्कार्फ जोड़ होता है, एरियल टेप या ब्रिटानिया जोड़ या वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का प्रयोग हम ओवरहेड लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु करते हैं। ऊपर हमने एक पढ़ा था कि एरियल वो नोटेड टेप था, सो नोटेड टेप यही था, इसका प्रयोग हमें टेपिंग के लिए लेते हैं। सप्लाई अगर हमसे वहाँ से एक दूसरी सप्लाई हम अगर वहाँ से लेनी है तो एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने तो किस सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डरिंग हेतु तो टेलो केरेलाइट और जस्ता क्लोराइड या साल अमोनिया। तो यहाँ पर पहले इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के चालकों पर सोल्डरिंग हेतु किस प्रकार का फ्लक्स काम में लेते हैं। केरेलाइट सोल्डर इसकी फुल फॉर्म होती है। कैल्शियम एल्यूमिनियम फास्फोरस की इसमें मात्रा होती है केरेलाइट सोल्डर में। और इसका फ्लक्स की बात करें, सॉरी एल्यूमिनियम के लिए सोल्डरिंग फ्लक्स है। हाँ, एक होता है केरेलाइट ये केरेलाइट सोल्डर है, सॉरी केरेलाइट ये सोल्डर है। यहाँ पर क्वेश्चन में फ्लक्स दिया गया है तो फ्लक्स एल्यूमिनियम के लिए होता है फ्लक्स। ये केरेलाइट तो क्या है, सोल्डर है एल्यूमिनियम के लिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो सकता है। फ्लक्स होता है आयरन नंबर 7 EYER आयरन नंबर 7। जो परीक्षा में बार बार पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम के लिए हम किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर आयरन नंबर 7 का। और सोल्डर कौन सा होता है, केरेलाइट सोल्डर होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। टिन का भाग कम हो जाता है, शीशे का भाग कम हो जाता है, स्लग को बनने से रोकता है, या जोड़ों पर असमान भाग होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि सोल्डर को हम बार बार पिघलाएंगे तो उसमें टिन का भाग है, टिन की मात्रा वो कम हो जाती है। और जो सोल्डरिंग हम करते हैं वो सोल्डर एक सुदृढ़ नहीं होता, यांत्रिक दृष्टि से मजबूत नहीं बन पाता, कठोर होता जाता है, भंगुर प्रकृति का हो जाता है। अगर उसको बार बार पिघलाएंगे तो टिन की मात्रा उसमें कम हो जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ए नंबर ऑप्शन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। यानी जब हमें पीवीसी पर केबल पर पीवीसी का आवरण लगाते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं, अगर वो उसमें अत्यधिक धारा लीकेज हो रही है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा या घटेगा, या कुचालक प्रतिरोध बढ़ जाएगा या कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों उस केबल का कुचालक प्रतिरोध है वो घट जाएगा। यानी भंगुर प्रकृति का होने के कारण पीवीसी ज़्यादा लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक अगर गर्म रहेगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी तो वो भंगुर प्रकृति का होगा और नष्ट हो जाएगा। उसका अचालक गुण है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कुचालक का प्रतिरोध घट जाएगा, वो एक चालक की भांति काम करेगा और विद्युत झटका लगने की आशंका बढ़ जाती है पीवीसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीवीसी। यानी पीवीसी अगर लंबे समय तक उसमें से पीवीसी केबल में से धारा प्रवाहित हो रही है उस अचालक भाग में, कुचालक में से, तो वो एक मतलब लंबे समय तक वो भंगुर प्रकृति का हो जाएगा और एक इंसुलेशन गुण इसका समाप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर है डी नंबर ऑप्शन। और आगे हम बात करते हैं 19 नंबर। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यानी विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सूटेबल फॉर कंजेस्टेड एरिया। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कौन सी केबल का प्रयोग केबल बिछाने की विधि का प्रयोग करते हैं। वह मेरे एक डक्ट पाइप भवनों के साथ या सीधे ज़मीन में। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डक्ट पाइप, यानी भूमिगत जो केबल होती है उसी प्रकार है वो केबल पाइप में केबल को बिछा दिया जाता है अंडरग्राउंड केबल में। तो केबल बिछाने की इस विधि का प्रयोग संकीर्ण क्षेत्रों के लिए किया जाता है और जनरेशन यानी उत्पादन केंद्रों पर हम हवा में एक विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। अगला अपना 19 और 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वही केबल से संबंधित। इस भूमिगत केबल में अक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो वो हमने वो एक ट्रिक पढ़ी थी ऊपर दोस्तों, कोपा और शीथ, कोपा शीथ और BAS बस। तो कोपा यानी यहाँ पर कॉपर का भाग हो गया, चालक का भाग हो गया, जो भी एल्यूमिनियम या तांबे का हो सकता है, चालक भाग हो गया समझने के लिए। उसके बाद में पेपर आता है, विभिन्न प्रकार के पेपर होते हैं। उसके बाद में शीट होती है, उसके बाद में बेंडिंग होती है, फिर आर्मरिंग होती है और लास्ट में सर्विंग होती है। तो यहाँ पर जो बताया गया है ये कौन सी है दोस्तों, चालक के ऊपर यहाँ पर एक
शीत भाग यहाँ पर बताया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, ये है कोपा और पेपर है, ये पेपर वाला भाग है, पेपर जो इस ऑप्शन में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, पेपर हो गया, लेकिन हमारी इस बुक में इसका राइट आंसर दिखाया गया है लेड की शीत, जो कि लेड की शीत है वो ये रहने वाली है दोस्तों। यानी कोपा यानी चालक भाग, उसके बाद में पेपर आता है विभिन्न प्रकार के, जो पेपर हमसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर पेपर होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।